हेलो एंड वेलकम ऑल इग्नू एस्पिरेंट्स। मैं प्रांजलि पांडे अपने चैनल ऑल अबाउट पढ़ाई के द्वारा आप लोगों को बताना चाहूँगी 5 इजी स्टेप्स जिनसे आप आसानी से इग्नू एग्ज़ाम्स को, भले ही आप किसी भी स्ट्रीम के हों, एस कर सकते हैं। बहुत ही कम पढ़ाई से कम टाइम में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स के साथ। मैं सेकेंड ईयर मास्टर्स इकोनॉमिक्स कोर्स की स्टूडेंट हूँ और मैंने पहली बार ही इग्नू का कोई कोर्स में अपने आप को एनरोल कराया था। मुझे नहीं पता था कि ये इग्नू की पढ़ाई कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, और मैंने पूरी पढ़ाई, जी हाँ पूरी पढ़ाई सिर्फ 1 महीने में करी है ढंग से। उसके पहले मैंने सिर्फ थोड़ा बेसिक पढ़ाई की थी, PYQ वगैरह रेफ़र किए थे, असाइनमेंट वगैरह बनाए थे, लेकिन मेन पढ़ाई मैंने 1 महीने से, आप कह सकते हैं 15 दिन के अंदर ही किया। और ये 1 महीना सिर्फ वो नहीं है कि जब मैंने उसके अलग से पढ़ाई की, ये 1 महीना वो है जिसमें मेरा एग्ज़ाम भी हुआ, मेरे 6 पेपर भी हुए और साथ साथ में मैंने उससे पढ़ाई भी करी। तो मैंने वो पढ़ाई जो पहले से करी थी वो, और साथ साथ में जो गैप डेज मिलते थे उस पर जो पढ़ाई करी थी वो, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। और मेरे सारे ही सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं अबव 75 to 80 के रेंज में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे किसी में 80 के ऊपर आ गए ये करने से, नहीं, मेरे सिंपल ट्रिक्स हैं, इससे आपके 80 तक मार्क्स आसानी से आएंगे। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा करेंगे तो आपके ज़्यादा भी आ सकते हैं, वाई नॉट। लेकिन मेरे खुद के मार्क्स आए हैं 75 से 80 के बीच में सारे ही सब्जेक्ट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो 5 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि डोंट पैनिक। जी हाँ, आपको लग रहा होगा यार ये कैसा स्टेप हुआ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है यार। क्योंकि जब मैं ने पढ़ाई स्टार्ट की थी इग्नू की, तो मुझे भी पता था यार कि समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ, क्या करूँ, क्योंकि मैं एक फुल टाइम ऐसा इग्नू के लिए पढ़ाई तो नहीं कर रही थी। और इग्नू में जो भी पढ़ाई करता है वो फुल टाइम कभी इग्नू के लिए पढ़ता ही नहीं है, तभी तो आपने इग्नू में एडमिशन लिया है, वरना आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। ये ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ज़्यादातर वही एस्पिरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स आते हैं जो किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, या फिर कोई जॉब वगैरह या फिर घर के काम में बिजी होते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप सबसे पहले तो पैनिक मत करिए सिलेबस को देख के, मोटी मोटी इग्नू की किताबों को देख के, और ये सोच के कि यार एग्ज़ाम तो अभी 1 महीने बाद है यार, हफ्ते भर बाद है, या फिर जितने भी टाइम बचा हो तो मैं कैसे पढ़ाई करूँगा या करूँगी। सबसे पहले है डोंट पैनिक। मैं आज आपकी हेल्प करूँगी, जिससे मैंने इस एग्ज़ाम में जो भी गलतियाँ करी, जो भी मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, बहुत कुछ हिट एंड मिस किया, तब जाके यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। अगर मैं आप सबकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी एज अ इग्नू स्टूडेंट्स एज वेल। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करते रहिएगा कि आपको अगला टॉपिक किस बारे में चाहिए, इग्नू के एग्ज़ाम से रिलेटेड कौन सा टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, और या फिर आपकी कोई इन जनरल डाउट्स भी हो तो मुझे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो स्टेप नंबर 2 हमारा ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा सिंपल रखिए। जी हाँ, अपने रिसोर्सेज को सिंपल रखने के मेरे कहने का ये मतलब है कि रिसोर्स को कम ही रखिए, और जितने भी रिसोर्स को रखिए उस पर ट्रस्ट करिए। ज़्यादा इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा आपका रिसोर्स तो वो है जो आपको इग्नू बुक्स प्रोवाइड करती हैं वो। नंबर 2 आपका रिसोर्स हो सकता है जो आप कोई स्टडी मटेरियल टाइप ले सकते हैं। मैंने जो स्टडी मटेरियल यूज़ किया था वो था गली बाबा बुक्स का। जी हाँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो गली बाबा बुक्स के बारे में मुझे ऐसे ही इग्नू के टेलीग्राम चैनल से पता चला और मुझे दिखा कि हाँ, ये अच्छी बुक्स हो सकती हैं। मेनली ये PYQ कंपाइलेशन होती हैं और साथ साथ में कुछ कुछ चीज़ें भी लिखी होती हैं, थोड़ी बहुत जो ज़रूरी होती हैं PYQ फॉर्म में ही। तो मैंने उसको भी यूज़ किया था। बुक्स को आप इग्नू बुक्स को इतने कम टाइम में सबसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कैसे करें, तो जो आपके इग्नू बुक्स हैं उसमें हर एक चैप्टर के पहले उस चैप्टर के कंटेंट्स लिखे होते हैं और थोड़ा समरी लिखी होती है, आप वो पढ़ लीजिए। और आखिरी में जाके आप जो उसकी समरी या फिर जो उसकी एक तरह से वो होता है कि पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, लेट्स सम अप टाइप की चीज़ है, वो पढ़ लीजिए। इससे आपको आपके चैप्टर का बेसिक अनुमान मिल जाएगा कि हाँ, ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। और उसके बाद जब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हाँ, ये चैप्टर कौन कौन से पहले तो चैप्टर्स हैं वो देखिए, फिर ये देखिए कि इस चैप्टर्स हर एक चैप्टर्स में एग्जैक्टली कहा क्या जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अपनी गाइड बुक उठाइए और देखिए कि क्या
उन चैप्टर्स में से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसी डायरेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप मुझे लगता है वो ये है कि PYQ का डीप एनालिसिस, और साथ साथ में PYQ को लिखते रहना जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैंने ये कैसे किया था, मैं पीछे से जाती थी। जो सबसे लेटेस्ट पेपर होता था, सपोज़ मैंने 2025 के दिसंबर में पेपर लिखे थे, तो फिर आप ऐसे ही उठाइए। मैंने 2025 के जो पेपर 1 हुए थे, जो राउंड 1 वाले पेपर थे जून वाले, मैंने उसको उठाया, फिर 24 के दोनों उठाए, फिर 23 के उठाए, फिर 22 के उठाए, फिर 21 के उठाए। ऐसे करते करते मैंने 5 साल का किया। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 3 साल का भी कर सकते हैं। तो 3 साल का भी करेंगे तो भी काफ़ी वेल एंड गुड है। फिर मैंने क्वेश्चंस एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर को देखा और क्वेश्चन का कीवर्ड लिख लिया। सपोज मेरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप क्या देख सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड व्हाट इज इट्स कोर्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो मुझे पता चला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक क्वेश्चन आया है। मैंने लिख लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बस कीवर्ड लिखा अपने एक अलग से एक पेपर उठाया, उसमें लिखा सस्टेनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, उसमें उन्होंने पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैंने ये लिख लिया माइक्रो वर्सेस मैक्रो का डिफरेंस, इतना लिख लिया। फिर उन्होंने बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, तब मैंने देख लिया इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। बस वर्ड देखे, बहुत कुछ अलग तरीके से उसमें पूछा होगा, डायमेंशंस आगे भी लिखा होगा, ऐसे बात नहीं है, नहीं, लेकिन मैंने वो नहीं लिखा। मैंने सिर्फ उसका कीवर्ड लिखा और उस पर ही अपना वो बनाने की कोशिश करी, पूरे वो नोट्स। ऐसे ही आप 5 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे ना, तो आपके पास 1 पेज 1 A4 शीट का पेपर होगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे, जो रिपीट हो चुके होंगे ना, कि सपोज़ ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो उसको दोबारा मत लिखिए। उससे आपको पता चलेगा कि उसमें 2 बार पूछा, तो उसके आगे 2 लिख लीजिए, ठीक है, या फिर 3 लिख दीजिए अगर वो 3 बार रिपीट होगा। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस तो यार 3 साल में या 5 साल में 2 या 3 बार पूछे जा चुके हैं, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप बेसिक आपने वो पढ़ा, अपनी बुक से एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ी, और फिर इन PYQ उसको आप स्पेसिफिकली आपने थोड़ा डेप्थ में पढ़ लिया। कितना डेप्थ में, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 पेज भर का कंटेंट पढ़िए कहीं से भी, या तो आप गूगल से पढ़िए, या फिर आप अपनी बुक से पढ़िए, या फिर एक और मैं सोर्स बताऊंगी वहाँ से पढ़िए। जी हाँ, वही मेरा 4th स्टेप है कि आप सबसे क्रिस्प तरीके से पढ़ाई कहाँ से कर सकते हैं। नन अदर देन ChatGPT। मैंने ChatGPT को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया अपने पेपर में, क्योंकि यार वो बुक से पढ़ना और इवन वो गली बाबा वाली बुक से पढ़ना आखिरी में जाके बहुत हैवी हो रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था यार इसको मैं कैसे पढ़ूँ, तो पढ़ूँ, और फिर पढ़ूँ तो मैं क्या रिवाइज़ करूँ, किस चीज़ को मैं डीप में जाके पढ़ूँ। तो मैंने देखा यार नहीं, मुझे अब इन बुक्स को ना पढ़ के मैं सिर्फ वो कीवर्ड डालूंगी जो मैंने PYQ के कीवर्ड्स बनाए थे, उसको मैंने लिया और मैंने वो PYQ का कीवर्ड डाल दिया ChatGPT पे, और ChatGPT पे लिख दिया कि हाय ChatGPT, दिस इज़ द वर्ड विच इज़ एसोसिएटेड विथ माई IGNOU MA कोर्स, दैट इज़ MAEC, और मुझे तुम इस वर्ड से रिलेटेड जो भी अच्छे डायमेंशंस या फिर जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जो IGNOU में पूछे जाते हैं बता दो इन 50 वर्ड्स, या फिर इन 100 वर्ड्स, या फिर इन 200 वर्ड्स, या फिर इन 500 वर्ड्स, जो भी जैसा आपका डिमांड हो, जैसा आपका टाइम हो, जैसा आपको आसान लगे। तो इन द मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज फॉर अ लेमैन ऐसे करके लिख दीजिए, तो वो आपको सिंपल से सिंपल तरीके से वो चीज़ बता देगा कम से कम वर्ड्स में। फिर आप उसको पढ़िए अच्छे से, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहा है वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि IGNOU की बुक्स में कई बार जो कॉन्सेप्ट्स लिखे होते हैं वो बहुत ही आसान तरीके से लिखे गए होते हैं, नो डाउट, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 पेजेस में एक्सप्लेन करते हैं, जिससे बहुत ऐसा हो जाता है कि यार ये मतलब इतना सारा कंटेंट, टाइम ही नहीं है। चलो पढ़ लें, हमें पढ़ना पसंद है, हमने पढ़ डाला, लेकिन हम कैसे उसको, टाइम ही नहीं है हमारे पास उतना। दूसरी बात टाइम नहीं है, दूसरी बात ये है कि समझ नहीं आता कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। लेकिन अगर आप ChatGPT के थ्रू पढ़ेंगे ना, तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि आपने कमांड दे ही दी है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना। सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आप उसको रिटेन कर पाएंगे, और साथ साथ में सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में IGNOU एग्जाम्स के लिए, बाकी सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर
आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है, सपोज आपके पास आपका पेपर 2 दिन बाद है, तो आप 100 वर्ड्स का बोलना। अगर आपका पेपर अगले ही दिन है तो आप बोलना 50 वर्ड्स में बता दो भाई मेरे को, हर एक डेफिनेशन 50 वर्ड्स है, 50 वर्ड्स में। ऐसे ही करके अगर आप हर एक पेपर में 50 कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे ना, तो यार आप बहुत अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने बोला 75 से 80% मार्क्स ला पाएंगे। फिर एग्ज़ाम में जाने से जो स्टेप 5 है हमारा, ये है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए, एक बार कंसोलिडेट कर लीजिए कि क्योंकि कई बार आपके कुछ कुछ ऐसे टर्म्स पूछते हैं। जेनेरिक क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं ऑफ कोर्स इग्नू, कई बार ऐसे टर्म्स पूछते हैं जो ऐसे स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट के होते हैं तो हमें याद नहीं आता। जैसे पॉलिटिकल साइंस में कोई पॉलिटिकल थ्योरी पूछ ली, इकोनॉमिक्स में जैसे हमारे अलग अलग कुछ इंडेक्स पूछ लेते हैं, उसके बारे में लिख दो, या फिर कुछ फॉर्मूलाज पूछ लेते हैं। तो आप आखिरी में जाके एक दिन पहले वही जो आपने वो जो शीट बनाई थी चैट जीपीटी पे जाके, उसी को आप बोल दो यार कि मुझे ना एक पैराग्राफ भर की डेफिनेशन दे दो बस इस कॉन्सेप्ट की। सपोज लॉरेंस कर्व जो कि एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, लिख दो कि लॉरेंस कर्व को ना एमए इकोनॉमिक्स इग्नू के तर्ज पर मुझे बता दो कि 50 वर्ड में या फिर एक पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन कर दो, जो कि होलिस्टिक भी हो और सिंपल भी हो। ऐसा कुछ कमांड लिख दो आप, सिंपल सा, जल्दी। अब आपको तो पता ही होगा, आप चैट जीपीटी यूज़ करने में तो एक्सपर्ट हो सारे। ऐसा लिख दो और वो आपको एकदम छोटी सी डेफिनेशन देगा। ऐसे करोगे आप अगर 1 घंटे पहले पेपर के या फिर 2 घंटे पहले, ऐसे पहले से आपने बना लिए होंगे ना सारे। आप कुछ मत करो, कमांड दो, 50 वर्ड का उसने दे दिया, फिर दूसरी कमांड दो, 50 वर्ड का उसने दे दिया। ऐसे आपने जो 50 टॉपिक एनलिस्ट किए थे ना PYQ से, उसका पूरा एक शीट बन जाएगी आपकी एक चैट में। उसको आप एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, 3 घंटे पहले ट्रैवल करने के दौरान पढ़ लो। मेरा क्या था सेंटर ना, मैंने बैंगलोर में मुझे भरना था, लेकिन मैं बैंगलोर में भर नहीं पाई थी क्योंकि सीट्स फुल हो गई थी और ऐसा कुछ था पर्सनल रीज़न। तो मुझे इन लोगों ने मैसूर का दे दिया, तो मुझे यार रोज़ ट्रैवल करना पड़ता था बैंगलोर से मैसूर। तो मैं ट्रेन से जाती थी, सुबह उठती थी 5 बजे और फिर ट्रेन से जाती थी, और पेपर वही 7-8 बजे कुछ होता था, 8-9 बजे के आसपास कुछ होता था। तो मैं उस ट्रेन में ही सिर्फ पूरा पढ़ती थी, रिवाइज़ करती थी अच्छे से। तो सोचिए उस ट्रेन की जर्नी जो कि थोड़ी ऐसी होती है, सुबह उठ के जाना, नींद में होती थी, ठीक है, उतना दूर ट्रैवल करना। लेकिन जो इंसान नींद में रहते हुए भी पढ़ पा रहा है और एग्ज़ाम में जाके लिख पा रहा है, सोचिए कि चैट जीपीटी ने कितने बढ़िया तरीके से उसको बताया होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाया मेरे लिए। तो इसलिए अगर आप ये चीज़ भी कर लेंगे ना, तो फिर इससे आपका 80 to 90% सॉर्टेड हो जाएगा। एक आधा क्वेश्चन में यूनिक अगर इग्नू में पूछ भी लिया आपके पेपर वाले दिन, तो यार सारे क्वेश्चन तो हमें वैसे भी नहीं करने होते हैं, है ना। सारे क्वेश्चंस तो करने नहीं होते, हमें सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, उसको आप छोड़ देना, क्योंकि ऑप्शन होता है कि 5 में से 3 करो या 4 में से 2 करो, ऐसा ही होता है। और अब है आपकी लास्ट स्टेप, जो कि है एक बोनस स्टेप, जो मैं आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट के लिए उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी जो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे मेरे साथ। ये बोनस स्टेप ये है कि एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम हॉल में आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। जी हाँ, अगर आपने अभी तक इग्नू में पहुँचे हैं तो मतलब आपने इतने सारे एग्ज़ाम्स तो लिखे ही होंगे, बचपन से लेके अभी तक स्कूल में लिखे होंगे, अगर आप मास्टर्स में हैं तो कॉलेज में लिखे होंगे, और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपने 11th-12th में भी लिखे होंगे। तो यार एग्ज़ाम से डरो मत, क्योंकि इग्नू में कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि जिनका पढ़ाई में उतना कुछ कोई खास रुझान नहीं होता, लेकिन उनको पढ़ाई करने के लिए कई बार करा दी जाती है पढ़ाई। तो यार डरो मत पढ़ाई से, उसको एक तरह से फ़न एक्टिविटी की तरह लो। आपको इंग्लिश लिखना तो आता है ना, सेंटेंस बनाना तो आता है ना, ऑफ कोर्स 5th क्लास में सीख जाते हो आप। तो बस आप कोर को टॉपिक के कोर को पकड़ो। अगर आपको वो कोर याद है, वो 50 वर्ड जो चैट जीपीटी ने बताए थे वो याद है, उसके अराउंड क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना बना के भी लिख सकते हो। बना के लिखना मैंने ये नहीं बोल रही कोई गाना लिख दो या फिर कुछ भी लिख के आ जाओ यार जो पसंद है आपको, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप उसी के अराउंड अच्छे से सेंटेंस फॉर्म कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल आप टेक्स्ट की लैंग्वेज लिखो या फिर जो बुक में लिखा है वैसे लिखो, नहीं, सिंपल लैंग्वेज रखो, अपने लैंग्वेज को सिंपल रखो और साथ साथ में प्रेजेंटेबल रखो। हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं भी होगी तब भी चलेगा। आप ऐसा बनाओ कि सामने वाला इंसान उसे पढ़े तो समझ में आए, ठीक है। प्रॉपर स्पेसिंग दो, ठीक है, स्पेस छोड़ के कभी कभी पैराग्राफ में लिखो, कभी कभी पॉइंट्स में लिखो, कभी कभी पैराग्राफ में लिखो, कभी कभी पॉइंट्स में लिखो। प्रॉपर लिखोगी कौन सा आंसर नंबर है, कई बार ऐसे मिक्स हो जाता है ना तो पता नहीं चलता। तो प्रॉपर उसको हाईलाइट भी करना है कि यहाँ से ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है और यहाँ से ये आंसर शुरू हो रहा है, वो चीज़ करो।
और साथ साथ में अपने आंसर में फ्लो चार्ट्स को भी यूज़ करो, ठीक है। फ्लो चार्ट्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऐसे कुछ चीज़ें यूज़ करो। वो चीज़ें आप ऐसे बोलोगे हम तो पढ़ा नहीं, कैसे हम करें। अगर आपको उसके बारे में 50%, अगर आपने वो 50 वर्ड्स में आपको वो कोर चीज़ याद होगी ना, तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली ये है क्या टॉपिक। क्योंकि लोगों को मैंने देखा है एक में ये नहीं पता होता यार ये लिखा हुआ है, सपोज सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड का उन्होंने पता ही नहीं मतलब क्या है, लेकिन आपको उसके बारे में 50 वर्ड, सॉलिड 50 वर्ड में भी पता होगा ना कि उसका मतलब क्या है, तो आप आसानी से उसके बारे में 50 का 500 करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बना के लिखने में, अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करने में, जो आपके पास 50 वर्ड की नॉलेज है उसको एक्सटेंड करके लिखने में, और क्वेश्चन की डिमांड जो वहाँ पे पूछी है उसके बारे में लिखने में, तो आप कर पाओगे, मुझे पता है क्योंकि मैंने किया है। और मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में नहीं था, मैंने मास्टर्स अपनी इकोनॉमिक्स के में की है, लेकिन मेरी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में नहीं थी, लेकिन मैं कर पा रही थी। तो मुझे ये लगता है कि कोई भी कर पाएगा, कि पहले मुझे भी बहुत डर लगता था यार इग्नू से कि कैसे पढ़ूंगी, टाइम कम है, सब कुछ है, लेकिन फिर आखिरी मोमेंट में किए गए ये स्टेप्स ने मुझे बहुत हेल्प किया पर्सनली। तो मैंने सोचा यार कि अगर मुझे हेल्प किया तो इतने सारे लोग इग्नू का एग्ज़ाम देते हैं, अगर मैं किसी एक की भी हेल्प कर पाऊँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो अगर आपको मेरी ये 5+1 बोनस स्टेप्स वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए। कोई डाउट हो, कुछ और सजेशन हो तो कमेंट करिए, और आप बताइए कि मैं किस बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने इग्नू के एग्ज़ाम से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, और मेरे दिमाग में और भी वीडियोज़ हैं जो आने वाले दिनों में आने लगे, आप लोगों के लिए आएंगी। और साथ साथ में अपने दोस्तों को शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को मोटिवेशन मिले। तो यूट्यूबर तो नहीं बोलूँगी मैं अपने आप को, हम जैसे छोटे मोटे क्रिएटर्स जिन्होंने अभी शुरू किए हैं यूट्यूब की जर्नी, उनको मोटिवेशन मिले और वो अपना काम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव्स लाते रहें। थैंक यू, और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, साथ साथ में लाइफ को भी एंजॉय करते रहिए। बाय।